नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम चैप्टर 12 की, जो कि साउंड है, क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी बुक का। तो उसकी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज भी हम उसको कैरी ऑन करेंगे और आगे चलेंगे इसको सोल्व करते हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच द थ्री मीडिया, हमें तीन मीडिया दिए हैं या तीन मीडियम कह लीजिए, एयर, वाटर और आयरन दिए हैं। तो हमें पूछा गया है कि जो साउंड है किस में से फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, इन तीनों में से हमें बताना है। तो एक तरह से देखिए, जो एयर है वो गैस होती है, वाटर है हमारा लिक्विड है और आयरन जो है सॉलिड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक तरह से तीन मीडियम हमें दिए हैं। तो हमें पता है कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इस तरह से बिल्कुल जुड़े रहते हैं, और जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप होता है, और जो गैस होती है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा गैप होता है जो पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए, जब हम साउंड की बात करते हैं तो जिसके पार्टिकल पास पास हैं, जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, तो जो साउंड है पार्टिकल की वाइब्रेशन से जाता है एक से दूसरी तरफ। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है, ये पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल को देगा, ये तीसरे को देगा। इस तरह से अपने पड़ोसी को, ये पार्टिकल को देता रहेगा वाइब्रेशन, और यहाँ पे जल्दी से पहुँच जाएगा। यानी कि सॉलिड के अंदर अगर हम देखें, पार्टिकल पास पास भी हैं, और जैसे ही साउंड ट्रैवल होता है वो जल्दी से जल्दी साउंड को ट्रैवल कर देता है। लिक्विड के अंदर ये दूर दूर हैं, तो आप कह सकते हैं इसके अंदर थोड़ा कम जो है स्पीड होगी, और गैस के तो बहुत ही दूर दूर पार्टिकल हैं, तो इसके अंदर सबसे स्लो रहेगा। यानी कि अगर हम इनको नंबरिंग दें तो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा सॉलिड, सेकंड पे लिक्विड और थर्ड पे गैस। तो फास्टेस्ट जो होगा सॉलिड के अंदर ये ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड। अब इको होती क्या है? इको होती है जैसे कोई लार्ज बिल्डिंग है या कोई पहाड़ है, वहाँ पर आप बोलते हैं तो आपको रिपीटेड अपनी आवाज़ सुनाई देती है, लौट कर जो आवाज़ आती है उसको इको बोलते हैं। तो एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर ये रिटर्न होती है। वट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड हमें दी है 342 मीटर पर सेकंड। ये कितनी भी दी हो सकती है, ये लगभग इतने ही होती है, 343 मीटर पर सेकंड। तो ये 342, 344 लगभग इतनी दी हो सकती है। तो 343 वैसे 343 मीटर पर सेकंड ये होती है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इको, मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ है, यहाँ पे इस तरह से कोई पहाड़ है, और आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, और आपने जो है एक ज़ोर से जो है आवाज़ लगाई। तो आप यहाँ पे स्टैंड हैं और आपने ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो यहाँ पे आवाज़ टकराई। अब ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे कि हमारा साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस यहाँ से जो है टकरा कर वो वापस जाएगा, वापस हमारे कानों तक आएगा, ऐसे ही होगा। तो हमें वही निकालना है कि जो इसके अंदर जो ये डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यहाँ से यानी कि यहाँ तक का अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है, डी, ये निकालना है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें दी है, उसको हम लिख लेते हैं वी, जो है हमें दी है 342 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें यहाँ पे दी है, देखिए 342 मीटर पर सेकंड दी है। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम जो है, टाइम भी हमें दिया है कि 3 सेकंड में रिटर्न हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ 3 सेकंड में आ जाता है। तो 3 सेकंड भी हमें टाइम ये दिया है। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ये हो जाएगा v इंटू टी। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दी है 342, टाइम दिया है 3 सेकंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1026 मीटर। इतना डिस्टेंस आपके पास आ गया। मान लीजिए जो डी है ये आपके पास 1026 मीटर आ गया। लेकिन ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस है, जब ये यहाँ से गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वापस आया। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात करें कि यहाँ से ये कितनी दूर है, तो वो उसका आधा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ रिटर्न 1026 आया 3 सेकंड में। लेकिन इसको अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम 1026 का हाफ कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 513। तो ये जो है, ये हमारा आंसर होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि टोटल हमने निकाला 3 सेकंड में। तो जो है हाफ जो है उसका कर देंगे तो 513 जो है मीटर, इतना डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमारे सोर्स से, जो कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है।
तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। और ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इको होता है वो क्या होता है और किस तरह से जो है हम इको को समझते हैं और रिवर्बरेशन को समझते हैं, ये भी हम आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई आर द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल कर्व्ड। आपने देखे होंगे जो जहाँ पर लेक्चर्स वगैरह होते हैं उनका जो हॉल होता है उनकी जो सीलिंग होती है इस तरह से कर्व्ड रखी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो है इस तरह से, यानी कि जो छत है लगभग कर्व्ड रखी जाती है, क्यों? तो ये किस लिए रखी जाती है? ताकि जो साउंड का स्प्रेड हो, जो साउंड स्प्रेड हो हमारा, वो यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्मली सारी जगह पे सारी दिशाओं के अंदर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, सब तक जो है आवाज़ जाए। तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वाल्स, जो वाल्स हैं और जो सीलिंग है उनसे रिफ्लेक्ट होकर सब तरफ जो है आवाज़ जाए, इसलिए जो है ये पूरी जो सीलिंग है कर्व्ड रखी जाती है। तो ये समझ गए होंगे कि साउंड अच्छी तरह जाए और सबको अच्छी आवाज़ सुने, तो इसलिए इसको कर्व्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर हमें दिया है ए सबमरीन, एक सबमरीन है, सबमरीन यानी कि जो पानी के अंदर चलती है, एमिट से सोनार पल्स। सोनार क्या है? जो हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, तो वो चीज़ है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इससे क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं पानी के अंदर कि वो कितने डिस्टेंस पर है। तो ये कहती है कि एक सबमरीन है, मान लीजिए इस तरह से कोई सबमरीन है और यहाँ पर जो है ये पानी के अंदर है मान लीजिए, और ये कहती है कि ये एक सोनार पल्स देती है। एक इसने पल्स छोड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करने के लिए फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड। ये कहता है कि सबमरीन जो है एमिट करती है सोनार पल्स, जो कि रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है अंडर वाटर क्लिफ से। अंडर वाटर जो है इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसे टकराती है और रिटर्न हो जाती है। कितने सेकंड में? ये दिया है 1.02 सेकंड में। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ साल्ट वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड दी गई है 1531 मीटर पर सेकंड, हाउ फार अवे इज़ द क्लिफ। कितनी दूर ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें बताना है। तो इसको भी हम पीछे जैसे हमने इको वाला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है हमें क्या क्या दिया है, पहले तो हम वो ले लेते हैं जो टाइम टी है। टाइम टी हमें दिया है 1.02 सेकेंड। अब ये टोटल है, यानी कि ये आना और ये जाना, ये टोटल 1.02 सेकेंड है। और जो स्पीड दी है हमें, वो हमें दी है 1531 मीटर पर सेकेंड, ये इतनी हमें स्पीड दी है। अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि 1531 इंटू जो है 1.02, ये आ जाएगा हमारा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लगभग आपका आ जाएगा 156 मीटर के लगभग ये आ जाएगा, इतने आ जाएगा। अब ये तो टोटल है, ये आना भी और जाना भी। अगर हम इसका हाफ कर दें, अगर हम इसका हाफ कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। अगर हाफ कर दें तो हाफ करेंगे ये आपका आ जाएगा 780.8, ये आ जाएगा। इतने मीटर जो है इतनी दूर है ये, यहाँ से ये सिर्फ यहाँ तक, वापस नहीं हम ले रहे, इसलिए हमने हाफ कर दिया। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है हम सोल्व करते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि इको का क्वेश्चन या इस तरह का सोनार का क्वेश्चन हो उसका हाफ हम क्यों करते हैं, क्योंकि रिटर्निंग टाइम भी है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये हमें निकालना है कि जो साउंड है और वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो साउंड क्या है? तो साउंड हमें पता है कि साउंड हमारी जो है एक मैकेनिकल जो वेव आप उसको बोलते हैं, और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है तब ये प्रोड्यूस होता है। अब वाइब्रेशन से क्या होता है? वाइब्रेशन से हमारा जो, मान लीजिए एक इस तरह का फोर्क आप ले लीजिए, जब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करता है तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरह से। जब ये था हमारा, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो आसपास के पार्टिकल को ये कंप्रेस कर देगा, जिसको हम कंप्रेस्ड रीजन बोलते हैं। और जब ये वापस जाता है टू एंड फ्रो मोशन में, जब टू आगे जाता है तो जो है ये कंप्रेस करेगा, पीछे जाएगा तो यहाँ पे जो है थोड़ा ये लूज़ हो जाएंगे पार्टिकल, यानी कि यहाँ लोअर प्रेशर रीजन होता है, यहाँ प्रेशर हाई होता है और यहाँ प्रेशर लो होता है इसके कंपैरिजन में। इसको हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। इसी तरह से फिर से जो है एक कंप्रेशन रीजन बनता है जैसे ही आगे आता है, और फिर से जो है रेयरफेक्शन रीजन बनता है। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है साउंड ट्रैवल होता है।
एक पार्टिकल जो है अपने एडजस्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करता है और ये अपनी जगह पे आ जाता है, फिर जो है यहाँ से यहाँ गया और वापस आ गया। ये जो है नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा और ये भी वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है आवाज़ पहुँचती है। इस तरह से अगर हम कहें कि जो डिस्टरबेंस होती है इस मीडियम के अंदर, उसी के कारण से साउंड हमारा ट्रैवल होता है और हमारे कानों तक पहुंचता है, और वाइब्रेशन के कारण जो है साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Describe with the help of a diagram how compression and rarefaction are produced in air near the source of a sound। अभी जो हमने देखा वही सेम जो डायग्राम इसके अंदर आपको बनानी है, और इसके अंदर एक और चीज़ आप दिखा सकते हैं वेव को बनाकर। जो कंप्रेशन रीजन थे वो हायर इस तरह की अप वाली जो वेव रहेगी, जो रेयरफैक्शन रीजन है डाउन वाली रहेगी। यानी कि अगर कंप्रेशन रीजन देखें तो कंप्रेशन रीजन जो है इस तरह से रहेगा, जो हमारी अप वाली ये रे है, वेव है सॉरी, और ये जो है रेयर फैक्शन वाले जो है हमारा इस तरह से लो प्रेशर रीजन रहेगा। ये याद रखना है, कंप्रेशर रीजन रेयर फैक्शन यानी कि नीचे वाली, जहाँ तक ये आएगा तो वहाँ तक ये चलेगी नीचे वाली, और जहाँ कंप्रेशन रीजन है ऊपर तक ये हमारी वेव चलेगी। तो ये हमने पीछे जो समझाया आपको वही जो है सेम इसके अंदर आपको बना देना है, और वेव भी ये बना देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Cite an experiment to show that sound need a material medium for its propagation। ये कहता है कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए, कोई एग्जांपल दीजिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे स्कूल की जो बेल होती है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं, या घर के अंदर भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई एक जार ले लीजिए, इस तरह से एक जार ले लीजिए, और यहाँ से जो है आपको एक मैकेनिज़्म लगाना है ताकि आप इसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट कर सकें। यानी कि आपने यहाँ पे लगा दिया वैक्यूम पंप, ताकि इसके अंदर से एयर को हम बाहर निकाल सकें जब भी ज़रूरत हो। तो इसका जो ढक्कन है हमें इस तरह से बनाना है कि जो बेल है हम इसको इसके अंदर लगा दें। मान लीजिए जो है बेल आपने लगा दी, और जो इसकी वायर्स है आपने मेन सप्लाई से इसको दे दिया, तो ये कहाँ पे गई, मेन सप्लाई पे। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो बेल रिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या है, इसके अंदर आपने यहाँ पे अच्छी तरह से कॉर्क लगाकर इसको फिट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही बेल रिंग होगी, आपने मेन सप्लाई ऑन की तो आपको आवाज़ सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। लेकिन आप क्या करें, वैक्यूम पंप को ऑन कर दें। जैसे ही वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, यहाँ से जो एयर है इसके अंदर की वो बाहर जानी स्टार्ट हो जाएगी इस जार से, और साउंड जो है आपको डिम होता दिखाई देगा, यानी कि डिक्रीज़ होता दिखाई देगा, कम होता दिखाई देगा, जैसे जैसे इसके अंदर से आप एयर को निकालते रहेंगे। जैसे ही आप सारी एयर को निकाल देंगे, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा वैक्यूम, और वैक्यूम जब रह जाएगा आपको साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल मीडियम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। इस एग्जांपल को आप दे सकते हैं, और ये एग्जांपल जो है आप इस तरह से समझा सकते हैं अपने पेपर में। तो ये है कि मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाई इज साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा जाता है, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके लिए आप जो है इस तरह का कोई स्प्रिंग ले लीजिए, या कोई जो है इस तरह की चीज़ ले लीजिए रबड़ की। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई आप मार्क कर दीजिए मार्कर से, मान लीजिए आप जो है रेड मार्क कर लेते हैं। अब हम एक जो है रेड मार्क यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरह से रेड मार्क हमने कर लिया। जैसे ही आप इसको खींचते हैं और छोड़ते हैं तो ये क्या करेगी, कंप्रेस होगी, और फिर जो है एकदम से फैलेगी, यानी कि इसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाएगी। ये कंप्रेस होगी और फिर जो है एकदम से इस तरह से होगी, यानी कि कंप्रेशन होगा और एक्सपेंडेशन इसके अंदर होगा, कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन। अब देखिए क्या होगा, ये जो बिंदु है ये किस दिशा के अंदर जाएगा, कंप्रेशन होगी तो इस तरफ जाएगा, और एक्सपेंडेशन होगी तो इस तरफ जाएगा। अब ये जो है डिस्टरबेंस हमारी इस तरह से हो रही है, इस तरह से दोनों तरफ, और ये बिंदु भी जो है दोनों तरफ ही जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ये पैरेलल है इसके। तो इस तरह का अगर आप देखें, जो इस तरह की वेव होती है जिसके जो सारे पार्टिकल है पैरेलल चले डिस्टरबेंस के, उस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है आप बोलते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई यूर फ्रेंड बाय हिज वॉइस। अब देखिए मान लीजिए आपके दो फ्रेंड हैं, और वो जो है एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, और वो जो है आपको आवाज़ लगाते हैं। आप यहाँ पर हैं और आपको आवाज़ लगाते हैं। ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये दोनों जो हैं आपके फ्रेंड्स हैं, और ये आप हैं।
तो ये आपको आवाज़ लगाते हैं, पहले जो है ये आवाज़ लगाता है, फिर ये आवाज़ लगाता है। लेकिन आप जो है इनके साउंड को आसानी से पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। तो वो कैसे आप इसको पहचान जाते हैं? तो यहाँ पर आती है क्वालिटी ऑफ साउंड, कि हर एक की जो है क्वालिटी ऑफ साउंड अलग-अलग होती है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड से ही जो है आप किसी की वॉइस को, पर्टिकुलर पर्सन की वॉइस को पहचान सकते हैं। दो पर्सन की सेम पिच हो सकती है, सेम लाउडनेस हो सकती है, लेकिन क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है इसके लिए करैक्टरिस्टिक्स रहेगी, जिसके थ्रू जो है आप इसको पहचानेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप जो हैं दो अलग अलग व्यक्तियों की आवाज़ को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्लैश एंड थंडर। अब ये कहता है कि एक तो हमारी बिजली जब कड़कती है तो उसके अंदर हमें जो फ्लैश जो है उसके अंदर हमें एक तो रोशनी दिखाई देती है, तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, रोशनी दिखाई देती है। थंडर यानी कि जो कड़कड़ाहट है वो हमें सुनाई देती है, कड़कड़ाहट। तो ये कहता है कि जो रोशनी है वो हमें पहले दिखाई देती है, लेकिन कड़कड़ाहट उसके जो है बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है इनकी स्पीड के कारण। अब जो लाइट की स्पीड है, अगर हम लाइट की स्पीड देखें तो लाइट की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा है, 3 × 10⁸ के लगभग जो है हमारी लाइट की स्पीड होती है। और जो हमारी लाइट, जो हमारा साउंड है, अगर हम साउंड की स्पीड देखें तो वो हमारी कितनी है, वो लगभग जो है 343 मीटर पर सेकंड के करीब है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये हमें पहले दिखाई देती है और ये बाद में सुनाई देती है। तो इसमें क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड के कारण जो है ये सारा कुछ होता है। पहले हमें रोशनी दिखाई देती है और फिर हमें थंडर सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए पर्सन हैज़ ए हियरिंग रेंज। एक पर्सन की हियरिंग रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये हमें पता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन ईयर इतनी फ्रिक्वेंसी की रेंज को सुन सकते हैं। तो व्हाट आर द टाइपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। तो टाइपिकल वेवलेंथ हमें निकालनी है साउंड वेव की इन एयर, एयर के अंदर कोरस्पोंडिंग टू दीज टू फ्रिक्वेंसी टेक द स्पीड ऑफ साउंड हमें लेना है इतना 344 मीटर पर सेकंड लेना है। तो इन दोनों फ्रिक्वेंसी के लिए हमें ये साउंड वेव जो है इसकी वेवलेंथ निकालनी है, ये चीज़। तो इसको हम निकालेंगे। तो अब इसके अंदर जो है हमारे वेवलेंथ, स्पीड और फ्रिक्वेंसी के बीच में एक हमें फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। जो स्पीड है लैम्डा इंटू न्यू के बराबर होता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है और वी क्या है, स्पीड है। ये हमें पता होनी चाहिए। अब स्पीड हमें दी है, ये कितनी दी है, 344 मीटर पर सेकंड दी है। और जो लैम्डा है वो कितनी दी है, लैम्डा हमें निकालनी है क्योंकि पर्टिकुलर वेवलेंथ हमें निकालनी है। और जो न्यू है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दो दी है, 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज। तो पहले अगर हम 20 ले लें, इसको लैम्डा 1 लिख लेते हैं, तो लैम्डा 1 हमारी क्या आ जाएगी, 344 डिवाइड बाय 20 आ जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगी हमारी लगभग 17.2 मीटर। तो ये आ गई 20 हर्ट्ज के लिए। इसी तरह से लैम्डा 2 अगर आप निकालें तो 20 हर्ट्ज को आप रिप्लेस कर दें 20,000 हर्ट्ज से, या 20 किलो हर्ट्ज जो है, इस तरह से कह लीजिए, 20,000 हर्ट्ज से आप इसको रिप्लेस कर लीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी लगभग 0 पॉइंट, यही है, बस हमें जीरो जो है वो लगा देनी है, 0.0172 के मीटर के करीब ये आ जाएगी। अब ये जो है ह्यूमन जो है, अगर हम बात करें इस रेंज के अंदर जो है, इस मीटर की रेंज में जो है वो सुन सकते हैं। तो हियरिंग वेवलेंथ की जो है, वेवलेंथ जो है इस वेवलेंथ की रेंज में सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस 7th क्वेश्चन से आप इस तरह से अपने जो पूरे डाउट है क्लियर कर सकते हैं, हर्ट्ज में भी और वेवलेंथ में भी। तो 17.2 या फिर जो है 0.0172, तो कुछ भी आप आंसर इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले, 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड। 2 चिल्ड्रन बैठे हैं अपोजिट एंड पर ऑफ ए एल्युमिनियम रोड। अब कोई एल्युमिनियम रोड है, मान लीजिए ये क्या है, एल्युमिनियम रोड है, इसके अपोजिट एंड पे बैठे हैं। फर्स्ट जो चिल्ड्रन यहाँ है, सेकंड चिल्ड्रन यहाँ पर बैठा है। वन स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द रोड विद ए स्टोन। एक जो पर्सन है वो यहाँ पर जो है एक स्टोन को स्ट्राइक करता है, स्टोन को इसके ऊपर जो है हिट करता है। ठीक है, यहाँ तक। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। अब देखिए ये साउंड जो है सेकंड चाइल्ड तक कितनी देर में पहुँचेगा, ये हमें बताना है। एयर मीडियम है, आसपास हमारे एयर होती है, तो उसके अंदर ही हमें इसको बताना है।
तो एल्युमिनियम रोड जो है इसकी लेंथ जो है हम मान लेते हैं कि वो जो है एल है, इस एल्युमिनियम रोड की लेंथ। अब जो स्पीड है साउंड वेव की, ये हमें पता करनी पड़ेगी कि जो हमारी एल्युमिनियम के अंदर होती है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो वो होती है हमारी, ये आप याद रख लीजिए, आपको हिंट दिया होगा 6420 मीटर पर सेकंड के लगभग ये होती है, इतने के लगभग होती है। अब जो टाइम है, टाइम टेकन टू रीच अदर एंड, वो कितना आएगा हमारे पास, तो वो आ जाएगा हमारा। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर टाइम की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस हमने एल लिया है और वाई वेलोसिटी, तो एल बाय वी आ गया। अब एल तो हमें पता नहीं, लेकिन वी हमें पता है, जो ये है 6420 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा टी जो है एल बाय 6420 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर, अगर हम देखें एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो कितनी होती है, वो भी हमें पता है 343 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं दी तो आप ये ले सकते हैं। तो ये जो है स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर। तो एयर के अंदर अगर हम बात करें इसी तरह से, ये तो हमने टाइम लिया एल्युमिनियम के लिए, अगर हम एयर के अंदर बात करें तो वो कितने आ जाएगी, एल डिवाइड बाय 343, ये आ गई। अब हमें रेशो निकालना है, देखिए रेशो निकालना है टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर और एल्युमिनियम। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि टी एयर के नीचे जो है हम टी एल्युमिनियम को रख देंगे। तो यानी कि टी एयर जो है एल बाय 343 है, और ये कितना है हमारा एल बाय 6420 है, तो 6420 ऊपर चला जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये लगभग आ जाएगा 18.7 के लगभग आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये टाइम आपका निकलेगा इन दोनों के रेशो से। तो इस तरह से दोनों का रेशो जो है आप निकाल कर ये आंसर जो है इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।